हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर को कवर करने वाले हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और यहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आर्किटेक्चर के कौन कौन से फीचर्स हैं, उनके सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल्स, वो सब हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कशन ये करेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर आखिर इवॉल्व कैसे हो रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। पर्टिकुलरली जब हम टेम्पल की बात करते हैं तो टेम्पल शब्द जो है ये हम यूज करते हैं एक ऐसे स्थान, एक ऐसी जगह के लिए जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वर्शिप के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे बुद्धिस्ट चैत्य भी देखते हैं जो कि वर्शिप प्लेस के रूप में नजर आते हैं, तो टेम्पल्स को चैत्य भी कहा जाता है। लेकिन हम आज के एपिसोड में इन जनरल चैत्य या टेम्पल्स की बात नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलरली हिंदू टेम्पल्स की बात करेंगे जिनका कंस्ट्रक्शन, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, गुप्तास के समय से हो रही है, गुप्त काल से हो रही है। प्राचीन समय में रूल करने वाली गुप्ता डायनेस्टी जो थी, उसके बहुत सारे रूलर्स ने हिंदुज्म को पैटर्नाइज किया है और उन्हीं के संरक्षण के अंदर ये मंदिर भी बनने शुरू हुए। तो पहले देखते हैं कि गुप्तास के समय में जो मंदिर बनने शुरू हुए वो किस प्रकार के दिखते थे, मतलब कि अर्लीस्ट फेज के जो टेम्पल्स थे वो कैसे हुआ करते थे, और उसके बाद उसके फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ गुप्तास के समय में सबसे पहले तो फेज वन के जो टेम्पल्स आए वो कुछ इस तरीके के थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बेस के ऊपर, थिन बेस जो है उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जब भी हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर के हमेशा आपको दो प्रकार नजर आएंगे, दो टाइप्स नजर आएंगे। एक रॉक कट, जिसमें पत्थर को काट के कंस्ट्रक्शन, पत्थर को काट के कोई चीज बनाई जा रही है। जैसे कि कोई बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसको कट किया और उसके बाद उसमें से कुछ बनाया, केव बनाई, गुफा बनाई या मंदिर बनाया, रॉक कट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाओं में देखते हो। ये क्या है? रॉक कट है। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वो होते हैं जो कि, या फिर स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है। हम पत्थर काट नहीं रहे, हम एक एक पत्थर जोड़ के कुछ बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें आप क्या देख पा रहे हो? बेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये स्ट्रक्चरल टेम्पल है, रॉक कट नहीं। स्ट्रक्चरल टेम्पल में यहाँ हम पीछे एक सेक्शन देख सकते हैं और उसके आगे ये एक कोलोनेडेड सेक्शन देख सकते हैं। अब ये जो पीछे का हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हो, जो कि स्क्वायर शेप में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये हिस्सा कहलाता है गर्भगृह। गर्भगृह ये एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें मंदिर के देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, रखी जाती है। इस गर्भगृह के ठीक सामने आपको यहाँ पर एक कॉलम्स वाला इस प्रकार से हिस्सा नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर। इस हिस्से को मंडप कहा जाता है, कोलोनेडेड एरिया। मोस्टली यहाँ पर बैठ सकते हैं भक्त, भजन कीर्तन कर सकते हैं, इस तरह से ये मंडप इस्तेमाल होता है। तो फेज वन यानी कि शुरू में जब गुप्तास के समय में मंदिर बनने शुरू हुए तो उसमें आपको ये दो एलिमेंट्स नजर आएंगे। रूफ की बात करेंगे तो रूफ एकदम फ्लैट है, उसके ऊपर कुछ फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। ये कंकाली देवी मंदिर तिगावा मध्य प्रदेश से अर्लीस्ट फेज के गुप्तास के टाइम के टेम्पल्स का एक एग्जाम्पल है। फिर ये और ज्यादा इवॉल्व होते हैं, थोड़ा और बेहतर बनते हैं, और आप क्या देख पाओगे कि ये जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह के चारों तरफ एक दीवार खींची है जिसके वजह से एक सर्कम्बुलेटरी पाथ बन गया है। मतलब ये आपका गर्भगृह है, इसके चारों तरफ इस तरीके से दीवार बना दी गई, तो इसके चारों तरफ ऐसे करके एक सर्कम्बुलेटरी पाथ बन गया है। इस पाथ का इस्तेमाल किया जा सकता है गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, और इसी वजह से इस पाथ को हम प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ, तो आप यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ भी देख पाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल है पार्वती मंदिर, नचाना कुटुर, मध्य प्रदेश में। इसमें सिर्फ गर्भगृह नजर आ रहा है, मंडप नहीं है, लेकिन चारों तरफ दीवार जरूर है।
एक तरह से प्रदक्षिणा पथ जरूर है। जैसे ही हम फेज 3 की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल नजर आएगा जिसमें रूफ फ्लैट नहीं है। फ्लैट रूफ की बजाय यहाँ पर आपको एक टावरिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस गर्भगृह के ऊपर, और ये जो टावरिंग स्ट्रक्चर है इसे हम शिखर कहते हैं। तो फेज 3 के जो यहाँ पर टेम्पल्स आ रहे हैं उसमें हमें शिखर भी नजर आता है। ये दशावतार मंदिर है यूपी में आपको देखने को मिलेगा, दियोगढ़ यूपी में। इसी के साथ साथ ये जो मंदिर देखा गया, इस मंदिर के अंदर हमें पंचायतन स्टाइल भी नजर आता है। नाउ व्हाट इज पंचायतन स्टाइल? पंचायतन स्टाइल क्या है? एक प्रकार से आप देखोगे कि पंचायतन स्टाइल में मेन श्राइन होती है, मेन मंदिर होता है, और उसके साथ छोटी 4 और श्राइन्स होती हैं जिन्हें हम सब्सिडरी श्राइन्स कह सकते हैं। क्योंकि ये 5 आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, एक मेन है और 4 सब्सिडरी हैं, तो ये इसी वजह से जो मंदिर का स्टाइल है इसे हम पंचायतन, पंच 5 पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। तो यहाँ हमें शिखर भी नजर आया और यहाँ हमें पंचायतन स्टाइल भी नजर आया। जैसे ही हम फेज 4 की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कुछ मंदिर इस प्रकार का देखने को मिलेगा महाराष्ट्र वाले इलाके में। ये तेर मंदिर सोलापुर महाराष्ट्र में है, और आप देखोगे कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इसके ऊपर भी हमें क्या नजर आ रहा है? एक तरीके का टावरिंग स्ट्रक्चर, कोलोनेडेड सेक्शन, और इसी के साथ इसके आगे हाई रेज्ड एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जिसको हम अक्सर जगती भी कहते हैं। यानी समय के साथ मंदिर जो है वो और इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें और कुछ नई चीजें ऐड की जा रही हैं। फेज 5 की तरफ जब आप बढ़ते हो तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मणियार मठ राजगीर में। इसकी खास बात यह है कि इसका जो शिखर वाला पोर्शन है वो कोन शेप का है, और इस मंदिर की जो दीवारें हैं वो भी सर्कुलर हैं। और ये मंदिर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, मतलब इसके चारों तरफ ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना ज्यादा रेज किया हुआ है, ऐसा लगता है मानो ये मंदिर अंडरग्राउंड हो। तो ऐसे आपको गुप्तास के समय में कुछ बेहतरीन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन समय के साथ साथ ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये और फर्दर आगे इवॉल्व होता है। और जब ये इवॉल्व होता है तो हम देखते हैं कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप ले लेता है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसमें नॉर्थ इंडिया यानी नॉर्थ वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसे हम नगर स्टाइल कहते हैं। वहीं साउथ में जो टेम्पल आर्किटेक्चर, डीप साउथ में जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसे हम द्रविडियन स्टाइल कहते हैं। अब नॉर्थ और साउथ के बीच में ये जो दक्कन वाला हिस्सा हम देखते हैं, यहाँ पर हमें नागर और द्रविडियन दोनों के ही फीचर्स होल्ड करने वाला वेसार स्टाइल भी नजर आता है। आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमारा फोकस नागर स्टाइल पर रहेगा। इसमें हम नागर स्टाइल पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए हैं वो हमारी स्टैंडर्ड सोर्सेस से है, जैसे क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है या सीसीईआरटी की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट। वहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स मंदिरों के दिए गए थे वो हमने यहाँ पर रखे हैं। वैसे तो बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्शन रखते हो, कुछ पॉपुलर हिस्टोरिकल डायनेस्टीज जो है उनसे कनेक्शन रखते हो, वो सारे एग्जाम्पल्स आज की इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो नागर स्टाइल के टेम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं, और नागर स्टाइल के टेम्पल्स जो हैं उसके पढ़ने की शुरुआत करने से पहले हम इसके फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम नागर स्टाइल के एक मंदिर को, मतलब आपको बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगी ताकि हम चीजों को बेहतर समझ सकें। तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे सेंट्रल सैंक्टम यानी मंदिर का बोम्ब, न्यूक्लियस, जिसे हम गर्भगृह कहेंगे। और ये जो गर्भगृह है, इसी गर्भगृह में हमें क्या देखने को मिलता है? इसी गर्भगृह में हमें यहाँ पर मंदिर के देवता जो हैं उनकी मूर्ति नजर आती है।
अब गर्भगृह के आगे का जो हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा, वो कैसा होता है, वो यहाँ पे गैप होता है। मतलब ये जो हिस्सा मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये गर्भगृह को मंदिर के बाकी सेक्शन से कनेक्ट करेगा। इस गैप वाले पार्ट को हम अंतराल कहते हैं। इस अंतराल के आगे आप क्या देखेंगे? आप कोलोनेडेड पोर्शन देखेंगे। कॉलम्स वाला, जिसमें आपको इस प्रकार से पिलर्स बने हुए देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से। ये है आपका मंडप। अब यहाँ मंडप के बाद आप ये जो मंदिर होते हैं, इन मंदिरों के ऊपर एक एक टावरिंग स्ट्रक्चर देखोगे, कुछ इस तरीके का। इस तरह का टावरिंग स्ट्रक्चर, इसे हम शिखर कहते हैं। मंडप के ऊपर भी शिखर पाया जाता है। यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी आपको ऐसे करके शिखर देखने को मिलेगा। शिखर के ऊपर आंवले जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो आंवले के शेप जैसा होता है। आंवले की जो आंवला, गूसबेरी, उसकी जो सीड्स होती हैं उस जैसा होता है, इसी वजह से इसको अम्लक कहते हैं। ये आपको शिखर के ऊपर दिखेगा। और इसी अम्लक के ऊपर एक कलश होता है, एक प्रकार का पॉट रखा होता है, जिसे हम पूर्ण कलश कहते हैं। पूर्ण कलश में मोस्टली सीड्स, अनाज वगैरह रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबकी परेशानियां दूर होती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अगर जीवन नष्ट हो गया तो मंदिर में ये जो बीज रखे हैं, इससे जीवन की फिर से शुरुआत की जा सकती है, रीस्टार्ट किया जा सकता है लाइफ को। तो इस तरह इस पॉट के अंदर बीज रखे जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये जो मंदिर होगा पूरी तरह से, ये मंदिर एक प्रकार के प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से बना होगा। इस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं? इसे हम जगती कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको इस तरह से सीढ़ियों की भी आवश्यकता होगी। तो आप ऐसे करके सीढ़ियां भी देखेंगे। अब मान लीजिए ये मेन श्राइन है, ठीक है। अब ये अगर मेन श्राइन है, तो इस मेन श्राइन के साथ साथ यहाँ पे मान लो हम 4 सब्सिडरी श्राइन बना देते हैं, इस तरीके से। तो ये आपका पंचायतन स्टाइल हो गया। तो मोस्टली इस तरह के फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब इन फीचर से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी है, जिसे हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले समझना होगा। आइए थोड़ी उस पर बातचीत करते हैं। तो जैसे हमने गर्भगृह के बारे में बात की, गर्भगृह जो है, गर्भगृह जो है वो क्या है? वो बेसिकली सेंट्रल सैंक्टम है। सेंट्रल सैंक्टम, जहाँ पर मंदिर की देवता की मूर्ति होगी। फिर हमने मंडप पढ़ा, कोलोनेडेड सेक्शन होता है, ठीक है। पोर्च पार्ट होता है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉलम्स देखने को मिलेंगे, वर्शिपर्स वहां पर बैठ सकते हैं, डांस म्यूजिक गाना बजाना हो सकता है। अब ये जो मंडप होते हैं ना, ये भी 3 शेप में होते हैं और ये लगातार होंगे। जैसे मान लीजिए ये गर्भगृह है। अब इस गर्भगृह के आगे आपको यहाँ पे मंडप जो है वो 3 शेप में, 3 शेप्स और साइज में देखने को मिलेंगे। ये एक है, इसके आगे एक और हम मंडप देख सकते हैं, और इसके आगे एक और। माफ करिए, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि ये कलर स्क्रीन पे दिखना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ ये जो मंडप है, मैंने एक मंडप बनाया, दूसरा बनाया और ये तीसरा बनाया। तो अब यहाँ पे जो सबसे आगे वाला मंडप है, ये अर्ध मंडप कहलाता है, क्योंकि ये अपने से नेक्स्ट वाले से आधे साइज का होता है। तो ये
सबसे आगे वाला जो मंडप है ये अर्ध मंडप, ये आपको अर्ध मंडप के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो ये अपने से पहले वाले से डबल होता है, तो ये मंडप है। और इसका नेक्स्ट जो है वो अपने से पहले वाले यानी कि बीच वाले मंडप से डबल होता है साइज, तो ये महामंडप है। तो अर्ध मंडप, मंडप एंड महामंडप। उसके बाद अंतराल आएगा, अंतराल के बाद गर्भगृह आएगा। तो मंडप के भी इस प्रकार से आपको अलग अलग साइज देखने को मिलेंगे मंदिरों के अंदर। जरूरी नहीं है कि एक ही मंडप हो, जैसे हमने गुप्ता के टाइम के टेम्पल में देखा, देर आर सो मेनी टेम्पल्स जिसमें इस तरह के 3 मंडप लगातार पाए जाते हैं, जो कि शेप साइज में छोटे बड़े होते हैं। अब ये जो मंडप होते हैं, इन मंडपों के अंदर आपको काफी बार मंदिर के जो देवता हैं, है ना, उनके वाहन का स्कल्पचर भी दिख जाता है। जैसे अब अगर आप लॉर्ड शिव के मंदिर जाओगे तो आपको मंडप वाले पोर्शन में नंदी, नंदी जो कि लॉर्ड शिव के वाहन हैं, उनका स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा, जो कि मंदिर की तरफ, अंदर की तरफ फेस कर रहा होगा। तो आपको वाहन भी दिखता है। शिखर मैंने डिस्कस किया, शिखर टावरिंग स्ट्रक्चर होता है, मंदिर के ऊपर होता है, गर्भगृह के ऊपर होता है। नॉर्थ इंडिया में उसको शिखर कहते हैं, लेकिन साउथ में यानी कि द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स में उसको विमान कहते हैं। वो हम द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स के दौरान डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पंचायतन स्टाइल के बारे में हमने बात कर ली है, मंडप के बारे में जानते हैं, हम गर्भगृह के बारे में हम जानते हैं, हमने अमलक देखा। ये होता है अमलक, जो यहाँ आंवले का बीज होता है उसके शेप का होता है, इसी वजह से इसको अमलक कहते हैं। मोस्टली नागर स्टाइल के जो मंदिर होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन प्रीमाइसेस में वाटर टैंक्स नहीं पाए जाते, आपको पानी के सोर्स जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ ये जो मंदिर होते हैं इनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें भी नहीं खींची जाती, ये मंदिर ओपन में होते हैं। ठीक है, अंतराल जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है नागर स्टाइल के टेम्पल का। इसमें आप ये गर्भगृह देखोगे, अंतराल देखोगे, ये आपका महामंडप है, ये मंडप है, ये अर्ध मंडप है। ये मेन श्राइन है बेसिकली, ये आपकी सब्सिडरी श्राइन्स हैं। तो ये पंचायतन स्टाइल में आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। ये टेम्पल जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म जो 8 नंबर दिखा रहा है इसे हम जगती कहेंगे। ठीक है, अब हमने कलश के बारे में भी बात की। ये आपको अमलक के ऊपर इस तरह से कलश देखने को मिलेगा, इसे हम पूर्ण कलश भी कहते हैं। मंदिर जो होते हैं ना वो अलग अलग रथों के स्टाइल में होते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मंदिर जो है वो 3 स्टाइल में दिखेंगे आपको, त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ। यहाँ पे मैं पंचायतन स्टाइल की बात नहीं कर रही। ये मंदिर, कोई भी मंदिर किस रथ स्टाइल का होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ गर्भगृह, गर्भगृह के शेप पर वो चीज निर्भर करती है। मैंने इन जनरल कैसा गर्भगृह बनाया था, मैंने इन जनरल कुछ ऐसा गर्भगृह बनाया था। लेकिन अगर वो त्रिरथ स्टाइल का टेम्पल है, तो त्रिरथ स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं उनका गर्भगृह जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब मैं इसको पूरा करूंगी तब आपको ये बेहतर समझ आएगा। यानी कि ग्राउंड प्लानिंग ऐसी होती है, ये ऐसा दिख रहा था, ये ऐसा दिखता है, इस शेप का। इस प्रकार का। और इसी तरीके से फिर पंचरथ और सप्तरथ, मतलब गर्भगृह का शेप क्या है। तो ये त्रिरथ क्यों है, क्योंकि अगर आप एक दिशा से देखोगे, एक साइड से अगर आप यहाँ पे आंखें बिछाकर देखोगे तो आपको 3 प्रोजेक्शंस दीवार से बाहर आते हुए दिखेंगे। एक ये प्रोजेक्शन, एक ये 2 और एक यहाँ पे ये वाला 3। यानी अगर आप एक तरफ से देख रहे हो, यानी मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो, तो एक प्रोजेक्शन ये बाहर निकल रहा है, एक ये बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है और एक ये बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है। तो 3 प्रोजेक्शन, तो त्रिरथ। तो इस तरह से भी मंदिर जो है उनका स्टाइल यहाँ पर हम कैटेगराइज करते हैं। तो त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ स्टाइल के टेम्पल्स भी होते हैं। प्रदक्षिणा पथ हम डिस्कस कर चुके हैं। गर्भगृह के चारों ओर जो हमें
एक सर्कमबुलेटरी पाथ देखने को मिलता है जिसका इस्तेमाल परिक्रमा के लिए किया जा सकता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहेंगे। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, नागर स्टाइल के टेम्पल्स के चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स नहीं होती। ये नागर स्टाइल के फीचर्स थे जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। हमने यहाँ पर इवन शिखर भी पढ़े। तो शिखर जो है उसके भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि रेखा प्रसाद टाइप का शिखर। रेखा प्रसाद टाइप का जो शिखर होता है वो ऊपर की तरफ जाते हुए कर्व होता हुआ आपको नजर आएगा। और रेखा प्रसाद टाइप के जो शिखर होते हैं वो हमेशा गर्भगृह के ऊपर बनाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फमसाना टाइप के शिखर आपको देखने को मिलेंगे। फमसाना टाइप के जो शिखर होते हैं उसमें भी आपको कर्व तो दिखेगा, लेकिन ऐसा लगेगा मानो इस तरह से स्टोन की जो स्लैब्स हैं उनको एक के ऊपर एक रखा गया है। ये शिखर रेखा प्रसाद जितने बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे शिखर होते हैं और इनका इस्तेमाल मोस्टली मंडप्स के लिए किया जाता है। मंडप्स के ऊपर आपको इस तरीके के शिखर देखने को मिलेंगे। इसके बाद वल्लभी टाइप का शिखर, या फिर इसको हम खाखरा देवला भी कहते हैं। खाखरा देवला टाइप का शिखर, ये वोल्टेड शिखर होता है। मतलब ये जो शिखर है ये वोल्टेड शेप में इस प्रकार से आपको नजर आएगा, इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। मोस्टली जो देवियां होती हैं, गॉडेस, फीमेल डेटीज, उनकी श्राइन्स के ऊपर आपको इस प्रकार के शिखर मिल जाते हैं। बट नॉर्थ इंडिया में आपको मेल डेटीज के टेम्पल्स पर भी ऐसे शिखर या सब्सिडरी श्राइन्स के ऊपर ऐसे शिखर दिख जाएंगे। तो अब हमने मोस्टली क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर क्लियरली अच्छे से सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें एग्जाम्पल्स में ये सारे फीचर्स नजर भी आएंगे। एक और बात, यहाँ पे अगर कोई मंदिर ऐसा है जिसके गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है तो उसे हम सांधार स्टाइल का टेम्पल कहते हैं। अगर किसी मंदिर में प्रदक्षिणा पथ नहीं है तो उसे हम निरांधार टाइप का टेम्पल कहते हैं। कई मंदिर ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें चारों दिशाओं से एंट्री होती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने गर्भगृह बनाया, अब ये जो गर्भगृह है इसके आगे इस तरीके से मंडप है। आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एंटर करोगे, लेकिन अगर इस तरफ भी एक मंडप बना हुआ है, इस तरफ भी एक मंडप बना हुआ है, तो यहाँ से भी एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी एंट्री हो सकती है। ऐसा मंदिर जिसमें हर तरफ से एंट्री हो सकती है सेंट्रल सैंक्टम में, ऐसे मंदिरों को सर्वतोभद्र टाइप का टेम्पल कहते हैं। ये भी टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स हैं, टेम्पल्स का कैटेगराइजेशन है, उस मंदिर में क्या चीजें पाई जा रही हैं क्या नहीं पाई जा रही उस आधार पे। अब आइए शुरू करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स। नागर स्टाइल के टेम्पल्स के बहुत सारे उदाहरण हैं और उन उदाहरणों की मतलब एग्जाम्पल्स की सहायता से हम थोड़ा इस टॉपिक को और बेटर जानने की कोशिश करेंगे। नाउ, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे पास रॉक कट टेम्पल्स भी हैं, हमारे पास स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी हैं। मेनली तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ रॉक कट के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें नजर आएंगे। जैसे गुप्तास के समय में जब आप सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश वाले रीजन में जाओगे तो उदयगिरी की पहाड़ियों पर आपको यहाँ पर रॉक कट टेम्पल देखने को मिलेगा, वो भी लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड, जिसमें आपको वराह अवतार, लॉर्ड विष्णु का वराह अवतार नजर आता है। लॉर्ड विष्णु का वराह अवतार यहाँ पर क्योटिक वाटर्स से मदर अर्थ को बचाते हुए देखा गया है। ये गुप्तास के समय का मंदिर है और रॉक कट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसी को काट के ये मंदिर बनाया गया है, इसी वजह से इसको हम रॉक कट कह रहे हैं। रॉक कट टेम्पल्स मोनोलिथिक होते हैं, मतलब एक ही पत्थर के पूरी तरह से बने होते हैं, इसमें किसी प्रकार के जॉइंट्स नहीं पाए जाते। ये पर्टिकुलर जो उदयगिरी केव में काटकर बनाया गया मंदिर है, डेडिकेटेड टू वराह अवतार, ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो ये आप सेंट्रल इंडिया में देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की। कुछ समय पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने 10 अवतार मंदिर विजिट किया था। कुछ समय पहले हमने यहाँ पे गुप्तास के समय में टेम्पल की इवोल्यूशन को जब स्टडी किया तब हम 10 अवतार मंदिर को देख रहे थे, जो कि दियोगढ़ यूपी में है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैसे गर्भगृह ही सिर्फ बना हुआ है, ऊपर शिखर बना है, उसके चारों तरफ, गर्भगृह के चारों तरफ इस तरह से वॉल्स हैं, प्लस आप इसको चारों दिशाओं से आप एंटर हो सकते हैं इस टेम्पल में। एंड ये जो वॉल्स यहाँ पर हैं इसकी वजह से
एक तरह से जो गर्भगृह है और गर्भगृह और वॉल के बीच में एक पाथ डेवलप हो गया है, जिसकी मदद से हम गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी प्रदक्षिणा पथ भी अवेलेबल है। ये पर्टिकुलर टेम्पल पंचायतन स्टाइल में है, मतलब एक मेन श्राइन और चार आपको चारों कोनों में सब्सिडरी श्राइन्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। उनके जो 10 अवतार हैं उसको ये टेम्पल डेडिकेटेड है। आइए थोड़ा नजदीक से देखते हैं। जब हम इस मंदिर को देखते हैं तो ये इस मंदिर का एंट्रेंस गेट है। स्ट्रक्चरल टेम्पल है, क्लियरली पता चल रहा है। ब्रिक्स हमें नजर आ रही हैं, स्टोन ब्रिक्स हैं और जॉइंट्स भी हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं। ये इसका एंट्रेंस गेट है। मोस्टली हिंदू टेम्पल्स जो होते हैं वो ईस्ट फेसिंग होते हैं, पर ये टेम्पल एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये वेस्ट फेसिंग है। इसके एंट्रेंस गेट के ऊपर आपको द्वारपाल नजर आएंगे। द्वारपाल यानी कि गेट कीपर्स, डोर कीपर्स। और आपको मिथुन स्कल्पचर्स भी इसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। मिथुन स्कल्पचर्स मतलब कपल में जब स्कल्पचर्स को दिखाया जाता है तो वो मिथुन स्कल्पचर्स हैं। इसकी खास बात ये भी है कि इसके एंट्रेंस गेट के ऊपर दो नदियां यानी गंगा और यमुना जो है उनको पर्सोनिफाई करके देवियां बनाकर ह्यूमन फॉर्म में इस प्रकार से बनाया गया है। इस मंदिर में यहाँ ये तो एंट्रेंस गेट है, बाकी इस गर्भगृह की जो 3 वॉल्स हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बैक साइड में, उन वॉल्स के ऊपर भी कार्विंग मौजूद है। उस कार्विंग को थोड़ा सा देखते हैं। एक वॉल के ऊपर आपको ये कार्विंग देखने को मिलेगी, जैसे ये एंट्रेंस गेट है ना, यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पर आपको कार्विंग देखने को मिलेगी। शेष शाही विष्णु, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर हम लॉर्ड शिव को देख सकते हैं, गॉडेस लक्ष्मी को देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी को देख सकते हैं, ऐरावत हाथी पर इंद्रदेव को देख सकते हैं, पिकॉक के ऊपर लॉर्ड कार्तिकेय जो है उनको देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे देवी देवता इसमें बनाए गए हैं। लॉर्ड विष्णु का साइज काफी बड़ा दिखाया गया है, जो कि सिंबॉलिक नेचर का है, जो दर्शा रहा है कि कैसे वो बाकी देवताओं से बहुत सुप्रीम है। इस प्रकार से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आते हैं 5 मेल फिगर्स और एक फीमेल फिगर। तो क्लोजेस्ट जो इंटरप्रिटेशन हो सकती है, वो क्लोजेस्ट इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि ये शायद 5 पांडव और द्रौपदी दिखाई गई हैं, क्योंकि लॉर्ड विष्णु का जो कृष्ण अवतार था उनका महाभारत में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये है शेषशाही या फिर शेषयान विष्णु। साउथ की तरफ फेसिंग जो वॉल है उसके उसके ऊपर आपको ये स्कल्पचर देखने को मिलेगा। शेष नाग के ऊपर अनंत नाग, शेष नाग जो है उसके ऊपर वो लेटे हुए दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ दूसरी जो वॉल है उस पर आपको ये पर्टिकुलर स्कल्पचर नजर आएगा। इसे हम नर नारायण मूर्ति भी कहते हैं। नर नारायण मूर्ति भी कहते हैं। नर और नारायण, नर मतलब ह्यूमन और नारायण मतलब सुप्रीम सोल यानी कि ईश्वर, गॉड। तो नर और नारायण के बीच में यानी कि मनुष्य और परमात्मा गॉड के बीच में एक कॉन्वर्सेशन जो है वो इस पर्टिकुलर स्कल्पचर में दिखाई गई है। इसके बाद जो तीसरी वॉल हमारी बच जाती है उस पर आपको ये पर्टिकुलर कार्विंग देखने को मिलेगी। थोड़ा क्लियर अगर देखोगे तो कुछ ऐसे ही है, ठीक है। इसे हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। इस पर्टिकुलर कार्विंग को, नरेशन को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। यहाँ पर लॉर्ड विष्णु बने हुए हैं और लॉर्ड विष्णु जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर एक फिगर बनाया है जिसके विंग्स हैं। ये गरुड़ है। गरुड़ लॉर्ड विष्णु के वाहन है, तो अपने वाहन के ऊपर वो बैठे हैं और यहाँ आप एक हाथी को यानी कि गज को देख सकते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष में एक्चुअल में क्या दिखाया जाता है, इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक हाथी होता है। ये हाथी एक्चुअल में एक असुर होता है, राक्षस होता है और उसने हाथी का रूप ले लिया होता है। और कैसे फिर लॉर्ड विष्णु उस असुर को खत्म करने से उसको मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के स्कल्पचर्स, इस तरह की कार्विंग्स जो हैं वो भी इस टेम्पल के ऊपर मौजूद हैं। ये दशावतार मंदिर है, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। स्ट्रक्चरल टेम्पल का उदाहरण है, नागर स्टाइल में आता है और नागर स्टाइल के काफी अच्छे फीचर्स भी होल्ड करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे मेडिवल पीरियड में एंटर होते हैं, मध्यकालीन भारत में आते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत स्टेट्स हैं जिन्होंने रूल किया है। और जैसे ही आप मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश वाले
रीजन में थोड़ा यहाँ पर एंटर होंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर रूल करते थे चंदेल राजपूत। ये जो चंदेल राजपूत थे, इन्होंने भी अपने अंडर बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, जो नागर स्टाइल का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ये आउटर व्यू है इस टेम्पल का। आप इसमें बाहर से ही गर्भगृह और ये 3 मंडप देख सकते हो, जिसमें महामंडप, मंडप और अर्ध मंडप शामिल है। इनके ऊपर आपको शिखर नजर आएंगे, शिखर के ऊपर आप अमलक और अमलक के ऊपर आप कलश भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये है कंद्रीय महादेव टेम्पल, जो कि गंडदेव नाम के चंदेल राजा के द्वारा बनवाया गया था। वहीं यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये कंद्रीय महादेव टेम्पल है। ये बेटर व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको अमलक, कलश, शिखर, ठीक है, वो सारी चीजें काफी क्लियरली नजर आएंगी। आप यहाँ सोपान भी देख पा रहे हैं, एंट्रेंस गेट भी देख पा रहे हैं। ये खंड्रीय महादेव मंदिर है। खंड्रीय महादेव मंदिर के पास ही यहाँ पर आपको लक्ष्मणा टेम्पल भी देखने को मिलेगा। ये लक्ष्मणा टेम्पल जो है, ये यहाँ पर अगेन चंदेल राजा दंग देव के द्वारा बनवाया गया था। ये सारे मंदिर जो चंदेल्स के अंडर खाजुराहो में बन रहे हैं, ये खाजुराहो टेम्पल सीरीज का पार्ट हैं और ये सभी टेम्पल्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी मंदिर सैंडस्टोन के बने हुए हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें नजर आता है। लेकिन एक और खास बात जो कि हमें यहाँ पर खाजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलती है, वो ये है कि खाजुराहो के मंदिरों में बहुत सारे स्कल्पचर्स पाए गए हैं। और ये जो स्कल्पचर्स हैं, ये स्कल्पचर्स काफी डिटेल्ड स्कल्पचर्स हैं। इन स्कल्पचर्स में आपको बहुत सारी सुरसुंदरियां नजर आएंगी। सुरसुंदरियां क्या होती हैं? फीमेल, मतलब फीमेल फिगरेंस जो हैं, फीमेल स्कल्पचर्स जो अलग अलग पोजेस में पाए जाते हैं, उन्हें हम सुरसुंदरियां कहते हैं। जैसे अगर आप ये महिला देखोगे तो ये दर्पण देखती हुई दिखाई गई हैं, इन्हें दर्पणी कहा जाता है। अगर आप इस महिला को देखोगे तो ये डांस करते हुए दिखाई गई हैं, इन्हें नर्तकी कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी सुरसुंदरियां आपको टेम्पल के ऊपर, टेम्पल की वॉल्स पर नजर आएंगी। लेकिन इन सभी स्कल्पचर्स में ऑलमोस्ट 10% स्कल्पचर्स जो हैं वो एरोटिक नेचर के हैं, जिसमें यहाँ पे वत्स्यायन जो है, उनकी जो कामसूत्र किताब है, उसमें जिस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेक्स एडुकेशन से जुड़ी हुई दी हुई है, उससे जुड़े हुए स्कल्पचर्स आपको इन मंदिरों पर दिखते हैं। ये है खाजुराहो के मंदिर। खाजुराहो के जो मंदिर हैं, उसी के कुछ पास में आपको यहाँ पर एक और मंदिरों की सीरीज नजर आएगी, कुछ इस प्रकार से। ये छोटे छोटे श्राइन्स हैं। पीछे आप कंद्रीय महादेव मंदिर देख पा रहे होंगे, उसी के कुछ पास आपको ये छोटी छोटी श्राइन्स लाइन में देखने को मिलेंगी। ये जो टेम्पल्स हैं, ये शक्ति पीठ से जुड़े हुए हैं। ये टैंट्रिक स्कूल ऑफ हिंदुज्म से कनेक्शन रखते हैं और इन्हें हम 64 योगिनी टेम्पल कहते हैं। ये टैंट्रिक स्कूल से जुड़े हुए हैं। 64 योगिनी, 64, 64 योगिनीज जो हैं, उनको पूजा जाता है इन मंदिरों में। ये छोटे छोटे श्राइन्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 64 योगिनीज के श्राइन्स हैं। तो खाजुराहो के जो मंदिर हैं, उनमें ये 64 योगिनी, 64 योगिनीज के छोटे छोटे श्राइन्स जो हैं वो भी शामिल हैं। अब जब हम 64 योगिनी टेम्पल्स की बात करते हैं, तो 64 योगिनी टेम्पल सिर्फ खाजुराहो में नहीं है, आपको कई दूसरी जगहों पे भी ये नजर आएंगे। जैसे कि 64 योगिनी टेम्पल मोरेना, मध्य प्रदेश। कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर। कच्छप घाट राजा देवपाल के द्वारा ये बनवाया गया था। अब अगर मैं कहूँ तो नागर स्टाइल के जो भी फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई फीचर आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा और नजदीक से देखोगे तो ये मंदिर कुछ इस प्रकार का है। थोड़ा और नजदीक से देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस मंदिर के अंदर 64 योगिनी यानी 64 देवीज के स्कल्पचर्स ऐसे लाइन में नजर आएंगे। This particular again temple is connected to tantric school of Hinduism. शक्ति पीठ से कनेक्शन रखता है, जिसमें देवियों की पूजा होती है, जिसमें यहाँ पे तंत्र मंत्र की सहायता से गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है। अब ये जो टेम्पल है ना, इस टेम्पल से यूपीएससी में क्वेश्चन आया है आपका क्लियरली। यहाँ पे प्रीलिम्स में प्रश्न आया था कि जो 64 योगिनी मंदिर मुरैना है, ऐसा लगता है मानो हमारे भारत का जो पार्लियामेंट है वो इसी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि अगर हम हमारे भारत के पुराने पार्लियामेंट को देखें तो वो इसी तरह से सर्कल शेप में मौजूद है। अब स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी कि हमारा इंडिया का पार्लियामेंट इसी से इंस्पायर्ड है। स्टेटमेंट ऐसी थी
कि ऐसा लगता है, इट इज अ बिलीफ दैट आवर इंडियन पार्लियामेंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस टेम्पल। हो भी सकता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो दिल्ली को कंस्ट्रक्ट करने वाले आर्किटेक्ट्स थे, एडविन लटियन, हार्बर्ट बेकर, वो पहले पूरे भारत को घूम कर गए थे, अलग अलग भारत के जगहों को विजिट किया था, वहां से बहुत सारे आर्किटेक्चर से चीजें सीखी और उसके बाद उसको दिल्ली में इनकॉर्पोरेट किया। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश मोरेना में ही है। एक और आपको 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा हीरापुर, ओडिशा में। यहाँ पर एक रानी है, हीरा देवी, ब्रह्म डायनेस्टी की, 9th सेंचुरी में उनके द्वारा ये बनाया गया था। अगेन ये भी 64 योगिनी टेम्पल है। आप इसे भी सर्कुलर शेप में देखोगे, यहाँ पर भी आप 64 योगिनी जो है उनका कार्विंग देख सकते हैं। तो 64 योगिनी टेम्पल्स इस रीजन में, मध्य प्रदेश ओडिशा वाले हिस्से में काफी ज्यादा पॉपुलर हमें नजर आते हैं। बैक टू खाजुराहो। खाजुराहो में यहाँ पर अगेन देर आर सो मेनी टेम्पल्स, नागर स्टाइल के मंदिर हैं ये सभी। यहाँ पे खाजुराहो में ये जो टेम्पल्स मौजूद हैं ये सब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। और यहाँ एवरी ईयर आप देखोगे कि पूरे एक हफ्ते के लिए फरवरी के महीने में कला परिषद, एक प्रकार का त्योहार है, फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है इसी मंदिरों के आसपास का जो एरिया है वहां पर, जिसमें आपको दुनिया भर से बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, क्लासिकल डांस और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो कला परिषद खाजुराहो के मंदिरों से जुड़ा है। ये नागर स्टाइल के बहुत अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से एक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने सेंट्रल इंडिया की बात की। हमने उदयगिरी केव टेम्पल देखा, हमने दशावतार मंदिर यूपी में देखा, उसके बाद हमने खाजुराहो के मंदिर देखे, मोरेना का 64 योगिनी टेम्पल, ओडिशा, ये सब हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। वेस्ट इंडिया का मतलब होता है राजस्थान गुजरात वाला हिस्सा। जब आप इस तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे सैंडस्टोन तो कॉमन है रॉ मटेरियल के रूप में, जिसकी सहायता से मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ग्रे ब्लैक कलर का बसाल्ट रॉक भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको व्हाइट मार्बल भी देखने को मिलेगा। जैसे आप राजस्थान जाते हो वहां पर आपको किशनगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर व्हाइट मार्बल नजर आता है। तो जब हम वेस्ट के टेम्पल्स को देखते हैं तो वहां पर हमें मार्बल का यूज भी देखने को मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ गुजरात की तरफ जब हम जाते हैं तो गुजरात में आपको शामला जी में ये टेम्पल देखने को मिलता है। शामला जी में ये पर्टिकुलर टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और इसमें आपको नागर स्टाइल के सभी फीचर्स नजर आ जाएंगे। आप यहाँ पर शिखर देख सकते हो, रेखा प्रसाद स्टाइल का शिखर है, अमलक है, कलश है, ध्वज भी है। ध्वज मतलब एक प्रकार से झंडा। इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मंडप बनाए हुए हैं, अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, वो आप देखोगे। बस खास बात ये है कि इसकी एंट्री यहाँ से नहीं है, इस जगह से। इसकी एंट्री यहाँ से हमें नजर आती है। दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु और इसमें बहुत ज्यादा मार्बल का यूज है। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें बहुत सारी कार्विंग्स मार्बल पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर वॉल जब आप देखोगे तो इस वॉल में हम लॉर्ड कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई कहानी देख सकते हैं। कुछ जगहों पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और कुछ जगहों पे यहाँ पे सैंडस्टोन में ही कार्विंग की गई है। तो ये जाली वर्क है काफी अनोखे प्रकार का, जिसमें हमें इंट्रिकेट पैटर्न्स नजर आएंगे। श्यामला जी, गुजरात। गुजरात से थोड़ा ऊपर जैसे ही हम राजस्थान की तरफ चलते हैं तो वहां पर माउंट आबू में आपको दिलवाड़ा मंदिर देखने को मिलेंगे। वस्तु वस्तपुल तेजपाल, यहाँ पे गुजरात जो है वहाँ के जो चालुक्यस थे, चालुक्य, गुजरात के चालुक्यस का मतलब हम यहाँ पर बेसिकली सोलंकी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो सोलंकी डायनेस्टी जो है उसके एक राजा थे भीमदेव। भीमदेव के मंत्री यहाँ पर वस्तुपाल तेजपाल जो थे उनके द्वारा ये दिलवाड़ा मंदिर बनवाया गया। ये जैन टेम्पल है। ये जैन डेटीज को, जैन तीर्थंकरास जो हैं उनको डेडिकेटेड टेम्पल है और अंदर से बहुत ही खूबसूरत इंट्रिकेट पिलर से भरा हुआ मंदिर। इस मंदिर को बनाया गया है मेडाइवल पीरियड में। तो मध्यकालीन भारत में बहुत हद तक मुस्लिम रूलर्स भी भारत में आ चुके थे और वो अपने साथ आर्किटेक्चरल फीचर लेकर आए डोम। तो डोम जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, वो एक
स्टाइल इस मंदिर में इनकॉर्पोरेट होते हुए हम देख सकते हैं। दिस वाज क्वाइट कॉमन। अलग अलग आर्किटेक्चर एक ही जगह पर जब मौजूद हैं तो वो एक दूसरे को, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हुए नजर आते हैं, और वो दिलवाड़ा मंदिर में हम देख पाएंगे। अब थोड़ा गुजरात की तरफ, जिस भीमदेव राजा की हम बात कर रहे थे, सोलंकी डायनेस्टी के रूलर की हम बात कर रहे थे, जिनके मंत्री ने वस्तुपाल तेजपाल के द्वारा दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया, उसी राजा भीमदेव के द्वारा यहाँ मोढेरा गुजरात में सूर्य मंदिर भी बनवाया गया है। ये जो सूर्य मंदिर है, इसकी खास बात यह है कि ये एक एक्सेप्शन है। जैसे मैंने कहा था कि नागर स्टाइल के मंदिरों में वाटर का सोर्स नहीं पाया जाता, लेकिन सूर्य मंदिर जो मोढेरा गुजरात में है, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें आपको इस तरह का एक वाटर टैंक देखने को मिलेगा, स्टेप वेल देखने को मिलेगा, जिसे हम सूर्य कुंड भी कहते हैं। ठीक है। इस मंदिर में ये जो आगे का हिस्सा है, ये है मंडप, और इसके पीछे का जो हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गर्भगृह है। इनके ऊपर जो शिखर बनाया गया है, वो शिखर मानो इनकम्प्लीट है, लेकिन स्लैब, एक स्टोन स्लैब, उसके ऊपर दूसरा स्टोन स्लैब, तीसरा स्टोन स्लैब, इस तरह से मंदिर को हाइट देने की कोशिश की गई है। इस मंदिर में ये जो आप मंडप देख रहे हो, इस मंडप के जो पिलर्स हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरह से कार्व किए गए हैं। ये आप मंडप का अंदरूनी हिस्सा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग के साथ। हवा के बहाव की वजह से, वर्षा बारिश की वजह से, ये जो आउटर हिस्सा है पिलर्स का, जो बाहरी वातावरण से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वहां पे जो कार्विंग्स हैं, वो कार्विंग्स अब काफी खराब हो गई हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। इस मंदिर में ऐसा देखा गया है कि ये जो मंडप है और जो पीछे गर्भगृह है, उसके बीच में गैप दिया गया है। वो गैप इसलिए दिया गया है क्योंकि सूर्य मंदिर है, तो सूर्य की रोशनी जो है वो डायरेक्टली यहाँ गर्भगृह के बीचों बीच गिरनी चाहिए, कोई बीच में हर्डल्स नहीं आने चाहिए। दूसरा एक खास बात और है, ये जो मंदिर आप यहाँ पर फिलहाल देख रहे हो, ये मंदिर गुजरात में है, एंड वी ऑल नो कि गुजरात जो है, वहां से हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो जो लाइन है वो गुजरती हुई नजर आती है। अब यहाँ पे जो समर सॉलिस्टाइड थे, ठीक है, जिस समय आप यहाँ पर दिन जो है वो अ, सबसे बड़ा देखते हो, ठीक है, समर सॉलिस्टाइड में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती हैं 90 डिग्री पर, और उस समय में जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली इस मंदिर में आपको सेंट्रल जो सैंक्टम है यानी गर्भगृह है, उसमें एंटर होती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार से ये मंदिर बनाया गया है। एक और चीज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मंदिर के बिल्कुल साइड में एक नदी बह रही है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी नदी है जिसके पास इस मंदिर को बनाया गया है। राजा भीमदेव, सोलंकी डायनेस्टी के रूलर। सूर्य कुंड आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, स्टेप वेल की तरह है। इसका इस्तेमाल वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता होगा। इस पर्टिकुलर टेम्पल में आप यहाँ सूर्य देव का स्कल्पचर देख पाएंगे। यहाँ सूर्य देव का स्कल्पचर बनाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप नीचे घोड़े देखेंगे। सूर्य देव जो हैं वो 7 से 8 घोड़ों के रथों पर सवार होकर चलते थे, उनका वाहन वही होता था, और उसको यहाँ बनाया भी गया। सूर्य देव जो हैं, उन्हें उनकी 2 वाइफ्स के साथ दिखाया गया है। एक तरफ आपको उषा देखने को मिलेंगी, दूसरी तरफ छाया। उषा का मतलब बेसिकली संध्या का समय होता है, और छाया का मतलब शेडो है। दोनों ही सन से कनेक्टेड है। हिंदुज्म की यही खास बात है, यहाँ पर वैदिक पीरियड में ही जो भी नेचुरल फोर्सेस चारों ओर दिखती थी, उसी को पर्सोनिफाई करके देवी देवता बनाकर पूजा गया है, और वही रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सूर्य मंदिर और भी बहुत से हैं। जैसे जब आप कश्मीर जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। करकोटा डायनेस्टी के राजा ललित आदित्य मुक्तपीड़ के द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन इस मंदिर की हालत अब काफी खराब है। एक मुस्लिम रूलर थे, अटैकर थे, सिकंदर शाह मिरी, जिन्होंने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से इन्वेड करते हुए कश्मीर के इस मंदिर के ऊपर अटैक किया था। ये भी सूर्य मंदिर है, लेकिन अभी काफी बुरी हालत में है। तो सूर्य मंदिर आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल जाते हैं।
सो हमने सेंट्रल इंडिया देख लिया, हमने वेस्ट इंडिया देख लिया, अब हम थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ईस्ट में भी हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, उसके बाद हम बंगाल ओडिशा की तरफ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे एक बात और है जो कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जब भी हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो हमें इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स हैं, नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि नॉर्थ में पाया जाने वाला हर मंदिर जो है वो उन फीचर्स को होल्ड करता हो और बिल्कुल उसी प्रकार से उस मंदिर में वो फीचर्स पाए जाए जैसे मोस्टली मंदिरों में होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मेरा मतलब ये है कि लोकल्स जो होते हैं वो अपने मंदिरों को अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से बनाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टेम्पल आप देख रहे हो, ये हिडिंबा देवी मंदिर है, ठीक है। इसको हम डुंगारी मंदिर भी कहते हैं। ये मनाली की पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा ही बनाया गया। अब आप एक बात देखिए, इस पर्टिकुलर टेम्पल में अगर आप ध्यान दोगे तो ये बेसिकली शिखर है इसका, ये अमलक है और इसके ऊपर कलश भी है। इंटरेस्टिंगली अभी तक जितने भी आपने टेम्पल्स देखे उनमें इस टाइप का शिखर नहीं था, अमलक नहीं था, कलश नहीं था। वो अमलक शिखर अलग प्रकार के थे, पर यहाँ पर अलग प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के शिखर या अम्लक बनाना जरूरी है बिकॉज वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी है। अगर इस तरह से स्लोपी शिखर नहीं बनाएंगे तो बर्फ जो है वो यहाँ पर शिखर के ऊपर अटक जाएगी और वो फिर क्या करेगी, वो यहाँ पर जो स्टोन है, जो मंदिर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में वो धीरे धीरे करके सीप इन होने लगेगी और वो स्ट्रक्चर को कमजोर करेगी। इस बर्फ का गिरना जरूरी है, तो यहाँ पे ये स्लोप इसलिए बनाया गया ताकि इसके ऊपर बर्फ गिरे और नीचे गिर जाए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी तरह से भी नागर स्टाइल के टेम्पल्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर भी टेम्पल के जो फीचर्स हैं वो वेरी करेंगे। तो इसी आधार पे थोड़ा सा जब हम असम की तरफ जाते हैं तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको शिखर जो है उसमें इस तरह का स्लोप नजर आएगा। ये मंडप है और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे गर्भगृह देखने को मिलेगा। मंडप में आप देख सकते हो ये जो शिखर बनाया गया है ये स्लोपी है ताकि बारिश का पानी ठहरे ना, ये सीपिन ना हो पानी वॉल्स के अंदर और वो वॉल्स को कमजोर ना करे। ये मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। इट इज डेडिकेटेड टू कामाख्या देवी। इन जनरल हम यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करते हैं, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मतलब एक तरह से कामाख्या देवी जो है, कामाख्या देवी के रूप में फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन जो है उसकी पूजा वर्शिप की जाती है। कामाख्या देवी जो है, ये जो मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं ये भी टैंट्रिक स्कूल से कनेक्टेड है, ये भी शक्ति पीठ से जुड़ा हुआ है। देवी को शक्ति का, एनर्जी का माध्यम मानते हुए इसमें वर्शिप की जाती है। तो कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी असम, अहोम स्टाइल में ये मंदिर हमें नजर आता है। अब थोड़ा सा बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बंगाल में आते हैं तो मेडाइवल पीरियड में बंगाल वाले रीजन में पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी। पाल रूलर्स वैसे तो बुद्धिस्ट थे लेकिन उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को भी पैट्रोनाइज किया है। पाल्स के बाद फिर सेन डायनेस्टी आई। सेन डायनेस्टी के रूलर्स अपने आप में हिंदू थे तो उनके समय में तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स बने ही हैं। जब हम बंगाल में यहाँ पे टेम्पल्स देखते हैं पाल्स और सेन्स के अंडर, ये जो टेम्पल्स हैं, ये जो टेम्पल्स का स्टाइल इन डायनेस्टीज के अंडर बनकर आया, ये कलेक्टिवली वंग स्टाइल, वंग मतलब बंगाल, आपके राष्ट्रगान में भी आता है ना वंग, उत्कल वंग, वंगा मतलब बंगाल। तो ये कलेक्टिवली बंगाल स्टाइल के टेम्पल्स कहलाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये आपको हमेशा ऐसे पेयर्स में मिलेंगे। पेयर में दो श्राइन्स आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ फिलहाल जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हो ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, बुर्दवान वेस्ट बंगाल में, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। ये आप गर्भगृह देखेंगे, इसके ऊपर आप शिखर देख सकते हो जो क्राउन की तरह, ताज की तरह लग रहा है। अम्लक देख सकते हैं आप,
कलश देख सकते हैं हम। ये वंगा स्टाइल के या बंगाल स्टाइल के टेम्पल्स हैं। अब यहाँ थोड़ा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बंगाल में एक और खास बात है। बंगाल में हमें टेराकोटा के पकी हुई मिट्टी के मंदिर भी मिलते हैं। जैसे ये देखिए बिष्णुपुर। बिष्णुपुर में मल्ल डायनेस्टी के अंडर टेराकोटा के टेम्पल्स पाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर दिखेंगे। राधा गोविंद जी टेम्पल अनंतपुर में, ये टेराकोटा के मंदिर हैं, पकी हुई मिट्टी से बने हुए मंदिर हैं ये, इसलिए थोड़ी हालत भी इनकी ज्यादा खराब है। पर इन मंदिरों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको इन मंदिरों का रूफ काफी अलग नजर आएगा। ऐसे स्लोप वाला रूफ कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये टेराकोटा टेम्पल है, टेराकोटा के बने हुए। ये जो रूफ आप देख रहे हो, इन रूफ्स को क्या कहते हैं? इन रूफ्स को कहते हैं चौचाल एंड दौचाल। दौचाल, दौ मतलब टू, चौ मतलब फोर। टू, दौचाल मतलब दो तरफ स्लोप है रूफ में। यहाँ पर चार तरफ है, एक, दो और पीछे की तरफ, मतलब कुछ ऐसे। ये तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन इसमें ऐसे करके पीछे की तरफ भी है, कुछ इस प्रकार से। तो ये चौचाल, ये रूफ्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये दौचाल या चौचाल जो रूफ आप देख रहे हो, इन्हें हम बांग्ला रूफ भी कहते हैं। बंगाल में बन रहे हैं ना ये बांग्ला रूफ। अभी बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि लोग जब बड़े बड़े मेंशंस बनाने लग गए, बहुत बड़े बड़े घर बनाने लग गए, तो उन घरों में इस तरह के रूफ भी वो लगाने लगे, चौचाल दौचाल। और क्योंकि ये रूफ बांग्ला रूफ थे, इसी वजह से वो बड़े बड़े मेंशंस बंगलो कहलाए। तो ये जो बंगलो शब्द आप देखते हो, ये बंगलो शब्द एक्चुअल में कहाँ से आया है? ये बंगलो शब्द बांग्ला रूफ से आया है कि इन बंगलों में बड़े बड़े मेंशंस में इस तरह के रूफ यूज होते थे, बांग्ला रूफ जो टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट थे, इसी वजह से ये मेंशंस बंगलो कहलाने लगे। तो ये था बंगाल। बंगाल से फिर हम आते हैं उड़ीसा की तरफ। जब हम उड़ीसा की तरफ आते हैं तो उड़ीसा का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो कलिंग आर्किटेक्चर भी कहलाता है। इसकी खास बात यह है कि इस टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको तीन तरह के शिखर जो है उनका इस्तेमाल मिलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ा ऊपर की तरफ जाते हुए कर्व होता हुआ शिखर, जिसे हम रेखा प्रसाद कहते हैं, रेखा देवला कहेंगे या रथक देवला कहेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रेखा प्रसाद शिखर है ये गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पिरामिड शेप का शिखर। ये पिरामिड शेप का जो शिखर होता है इसको हम पीढ़ा देवला कहते हैं और ये मोस्टली आपको मंडप्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इवन उड़ीसा में मंडप्स को जगमोहन कहा गया है, तो जगमोहन जो है उसके ऊपर आपको ये इस तरह का शिखर मिलेगा। फिर आता है खाखरा देवला या वल्लभी टाइप का शिखर जो हमने कुछ समय पहले भी डिस्कस किया था, वोल्टेड शिखर। ये मोस्टली फीमेल डेटीज के जो टेम्पल्स होते हैं उसके ऊपर बनाया जाता है, तो ये भी हमने पीछे देखा था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले उड़ीसा में यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा। इस मंदिर को ओडिशा पर रूल करने वाले गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देव के द्वारा बनवाया गया था। अब इस मंदिर को जब आप देखते हो, थोड़ा और बेटर व्यू अगर मैं दूं, यही ज्यादा बेहतर पिक्चर है मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये मंदिर है, ये इसका गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर ये शिखर है। अब आप शिखर को देखकर ही समझ सकते हो कि ये शिखर एक तरह से रेखा प्रसाद टाइप का शिखर नहीं है। तो काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एक्चुअल में ये टेम्पल इनकम्प्लीट है। अगर ये टेम्पल कंप्लीट होता तो ये कुछ ऐसा दिखता, जिसमें ये होता जगमोहन पार्ट जिसके ऊपर आप पिरामिड शेप का पीड़ा देवला टाइप का शिखर देख सकते हैं।
पीछे गर्भगृह होता और गर्भगृह के ऊपर रेखा प्रसाद टाइप का शिखर होता। पर अभी हमारे पास जो मौजूद है, अभी हमारे पास जितना पार्ट मौजूद है वो क्या है, वो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, पीछे वाला पार्ट नहीं है हमारे पास। इसीलिए कहा जाता है कि शायद ये टेम्पल इनकम्प्लीट है। जो भी हो, हमारे पास ये वाला श्राइन मौजूद है और इसी के अंदर सूर्य देव की मूर्ति भी मौजूद है। अब इस मंदिर में और भी कुछ खास बातें हैं। जैसे ये जो मंदिर है, ये मंदिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर जो है एक इस तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ जगह जगह व्हील्स बनाई हुई हैं। नाउ वी ऑल नो सूर्य देव जो हैं वो यहाँ पर रथ के ऊपर सवार होते हैं। वो रथ 7 से 8 घोड़े खींचते हुए दिखाए जाते हैं। तो ये मंदिर को भी रथ के शेप में बनाया गया है। आपको इस तरह से व्हील्स बनी हुई देखने को मिलेंगी इसके ऊपर। ये जैसे यहाँ पर एक व्हील है, यहाँ एक व्हील बना रखी है। टोटल 12 पेयर्स हैं, 24 व्हील्स इन टोटल आपको मिलेंगी। पेयर में देखा जाए तो 12 व्हील्स आपको देखने को मिलेंगी और ये व्हील्स कुछ ऐसी दिखती हैं। आप इसके अंदर स्पोक्स देख सकते हो, ये स्पोक्ड व्हील है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्पोक्स की व्हील है ये, ठीक है। और इस व्हील को भी बहुत ही बारीकी से सजाया गया है, काटा गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप ये मंदिर देख सकते हैं ऊपर और ये व्हील आप देख सकते हैं, ऐसे बनाई गई है। तो हमें यहाँ पे 12 व्हील्स भी देखने को मिलती हैं। ये सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा भी कहलाता है। रीजन बीइंग, इसको देखते हैं तो इसके ऊपर हमेशा एक प्रकार का ऐसा लगता है मानो ये काले रंग के पत्थर से बना है, बट दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअल में इस मंदिर के ऊपर एक प्रकार की बायोलॉजिकल ग्रोथ है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया आसपास के मौजूद मॉइस्चर के हिसाब से कलर बदलता है। अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो साइनोबैक्टीरिया मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एनवायरनमेंट से और फूल जाता है और फूल के ग्रीन या ब्लैकिश कलर का हो जाता है। अगर मॉइस्चर आसपास बहुत कम है तो वो मॉइस्चर रिलीज करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये साइनोबैक्टीरिया नेचुरली इस मंदिर के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है और उसकी वजह से ही इसको ब्लैकिश कलर भी मिलता है। इसलिए इसको काफी बार ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। इसके अंदर सूर्य देव जो है उनका स्कल्पचर है जो कि ग्रीन सैंडस्टोन से बना हुआ है। इस मंदिर के ठीक सामने आपको यहाँ पर एक अलग से मंडप देखने को मिलेगा, अगेन विच इज इनकम्प्लीट। ये तो फिर भी पिक्चर है जिसमें आपको ऊपर शिखर वगैरह दिख रहा है, बट असल में ये इनकम्प्लीट है। ये है वो हिस्सा जिसमें सिर्फ कॉलम्स हैं, पिलर्स हैं। ओडिशा के जो टेम्पल्स हैं ना, उनकी एक खास बात और देखी गई है। जैसे हमने बात की थी कि नागर स्टाइल के टेम्पल्स के चारों तरफ वॉल्स नहीं होती, लेकिन ओडिशा में जो मंदिर पाए जाते हैं उनके चारों तरफ आपको वॉल्स मिलेगी। यानी अगेन ये एक तरह का एक्सेप्शन है। सूर्य देव का स्कल्पचर ग्रीन स्टोन से बना हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर में। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उसकी वॉल्स के ऊपर आपको इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स नजर आएंगी। इसमें आपको फीमेल फिगर्स देखने को मिलेंगे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए दिखाए गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओडिशा में एक क्लासिकल डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है जिसे हम ओडिसी कहते हैं या ओडिशी कहते हैं या ओड्रा नृत्य कहते हैं। ओडिसी डांस में एक एलिमेंट होता है, ठीक है, बाटू नृत्य नाम का। और बाटू नृत्य में जो ओडिसी परफॉर्मर होती है वो कोणार्क मंदिर में ये जो फीमेल फिगरेंस दिख रहे हैं अलग अलग पोजेस में, उन्हीं पोजेस को बनाती हुई दिखाई जाती हैं। तो इवन हम ये कह सकते हैं कि उड़ीसा में जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ओडिसी, उसका अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना है आर्किटेक्चर के ऊपर, तो कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा ही एक एग्जाम्पल होगा जिसकी वॉल्स पर आपको इस तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन नजर आता है। तो ओडिशा में डांस म्यूजिक, क्योंकि ये जो बाटू नृत्य या ये जो ओडिसी है डांस है, ये मंदिरों में ही परफॉर्म होता था।
देवताओं की पूजा के लिए। उड़ीसा में अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी में है, उड़ीसा में है। 4 धाम, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, उनमें से एक ये भी है, पुरी मंदिर। इस टेम्पल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा, यहाँ पर हमें नजर आएगा कि ये जो मंदिर है ये एक तरह से कंप्लीट है। आप देख पाएंगे पीछे की तरफ गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार से रेखा प्रसाद टाइप का शिखर है, उसके ऊपर मंडप या फिर जब हम जगमोहन कह सकते हैं, जगमोहन के ऊपर पीड़ा देवला टाइप का शिखर है। वॉल्स हैं, उड़ीसा में टेम्पल्स में आपको वॉल्स देखने को मिलेंगे। इस मंदिर का जो स्कल्पचर है जगन्नाथ जी का, वो आपको लकड़ी का बना हुआ देखने को मिलेगा। ना कि सिर्फ जगन्नाथ जी का मंदिर है इसके मतलब स्कल्पचर है इसके अंदर, बल्कि इसमें आपको यहाँ पर जगन्नाथ जी मतलब हम यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो भाई हैं यहाँ पर बलराम, उनका स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलता है। उनकी जो सिस्टर है उनका स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलता है, पर ये स्कल्पचर्स लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ी जो है वो पेरिशेबल है, कुछ समय के बाद वो सड़ने लगती है, तो हर 12 वर्ष में नई लकड़ी से स्कल्पचर बनाए जाते हैं और मंदिर में उसकी स्थापना भी होती है। इसी मंदिर से जुड़ी हुई है एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत यात्रा, एनुअल रथ यात्रा। हर साल ये रथ यात्रा होती है जिसमें मंदिर के देवताओं को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और दुनिया भर के लोग देवताओं का, जो देवता हैं मंदिर के जगन्नाथ जी, उनका बाहर रथ यात्रा की सहायता से दर्शन करते हैं। इस पर्टिकुलर टेम्पल को भी गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चडोगंग ने ही बनवाया था 12th सेंचुरी में। ये मंदिर व्हाइट पगोड़ा के नाम से काफी पॉपुलर है। तो यहाँ पे ऐसा भी एग्जाम्पल हमें दिखता है उड़ीसा में। अब हम यहाँ पे कुछ और दूसरे मंदिर देखेंगे जो नागर स्टाइल में ही आते हैं, लेकिन काफी अलग अलग फीचर्स होल्ड करते हैं, जहां बनाए गए हैं वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। जैसे त्रिविक्रम टेम्पल या फिर इसको तेर मंदिर भी कहते हैं, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ये महाराष्ट्र में है। ये थोड़ा अलग प्रकार का है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें वल्लभी टाइप का या खाखरा देवला टाइप का शिखर का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर गुर्जर प्रतिहारों के अंडर बना होगा, पर इससे जुड़ी हुई बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर हिडम्बा टेम्पल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद बद्रीनाथ या फिर बद्री नारायण टेम्पल, अगेन लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। इसमें लकड़ी का काम काफी ज्यादा है। अगेन अगर मैं कहूँ किस डायनेस्टी ने इसको बनाया तो वो क्लियर नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि एंशिएंट पीरियड से इस एरिया में, इस जगह पर बद्रीनाथ जी की पूजा होती रही थी और उसके बाद धीरे धीरे करके इसके ऊपर एक भव्य मंदिर तैयार कर दिया गया। फिर जब हम यहाँ श्रीनगर में बादामी बाग में जाते हैं तो वहां पर हमें पंडरीनाथ टेम्पल देखने को मिलता है। लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ये एक तरह से वाटर टैंक बनाया गया है और उसके बिल्कुल बीच में ये मंदिर बनाया गया है। शिखर है बट बहुत ज्यादा हाइटेड शिखर नहीं है, और उसके ऊपर हमें कलश भी नजर आता है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, झेलम नदी के किनारे है ये। फिर आता है करतमाल सन टेम्पल, ये उत्तराखंड में है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर। एक्चुअल में ये तीनों ही मंदिरों पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं। आपको यहाँ पर आगे मंडप वाला पोर्शन दिख रहा है, जिसमें शिखर जो है उसमें स्लोप नजर आएगी आपको, क्योंकि ये तीनों ही मंदिर कहाँ मौजूद है, उत्तराखंड में मौजूद है। और वहां पर बर्फबारी होती है। उस बर्फ को रूफ पे जमने नहीं देना है, अदरवाइज वो वॉल्स में एंटर होगी बर्फ और वो वॉल्स को कमजोर करेगी, यानी वो बर्फ नीचे गिर जानी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आपको स्लोप नजर आएगा। तो ये केदारनाथ मंदिर है, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग लॉर्ड शिव के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के पास है। ये पर्टिकुलर टेम्पल करतलमाल सन टेम्पल है। यहाँ पर ये जोगेश्वर धाम, ये लॉर्ड शिव से डेडिकेट से जुड़ा हुआ टेम्पल है। तीनों उत्तराखंड में ही है। ऊपर करतमाल सूर्य मंदिर और जागेश्वर धाम, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे 9th सेंचुरी में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ पे अम्लक है। ये जो पीछे शिखर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अम्लक मौजूद है, लेकिन अम्लक के ऊपर एक कवरिंग कर रखी है।
ताकि बर्फ अगर गिरे तो वो उससे बह के नीचे आ जाए, फिसल के नीचे आ जाए। केदारनाथ मंदिर, ये मंदिर यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर भी ये जो शिखर बनाया हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर भी अमलक है, अमलक के ऊपर कलश है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ऐसे स्लोपी रूफ भी बना दिया है ताकि बर्फ गिरे तो वो फिसल के नीचे गिर सके, है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, टेम्पल्स होते हैं, नागर स्टाइल के टेम्पल्स, उनके अपने फीचर्स भी होते हैं, बट द पॉइंट इज वो मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की क्लाइमेट, उसके आधार पर उस मंदिर में उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको वेरिएशंस मिलेंगे। तो हमने आज के सेशन में नागर स्टाइल के मंदिर देखे, नागर स्टाइल के मंदिरों के फीचर्स देखे, एक्सेप्शंस भी देखे बहुत सारे जिनमें फीचर्स मौजूद नहीं थे, और हमने रीजनल वेरिएशंस भी देखे। इसके बाद नागर स्टाइल वाला जो पोर्शन है आपका टेम्पल्स का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगले एपिसोड में हम इसी तरह से कुछ दूसरे टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, अनअकैडमी प्लस पर 50% डिस्काउंट प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। आप इसके अंडर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप रेफरल कोड ARTI1702 का यूज कर सकते हैं। इसे अवेल करने के बाद आप यहाँ पे या तो 2024 को टारगेट करने वाला रफ्तार बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर 2025 को टारगेट करने वाला फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। 4 दिसंबर से 2025 को टारगेट करते हुए फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर। प्लस सब्सक्राइब करके आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, 26 नवंबर को सुबह 11 बजे अनअकैडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट होने वाला है, जिसमें इन टोटल 10 करोड़ के जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बेहतरीन परफॉर्मर्स को। तो जरूर 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 अनअकैडमी पर ये जो अल्ट्रा कॉम्बैक्ट हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ ये कुछ ऑप्शनल कोर्सेज अनअकैडमी पर मौजूद हैं। अगर आपका ऑप्शनल इनमें से एक है तो ऑप्शनल कैटेगरी को सब्सक्राइब करके आप अपने ऑप्शनल को भी कवर कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 0% ईएमआई पर भी अवेलेबल है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड ARTI1702। मैं हूँ आरती छावनी। मैं अनअकैडमी प्लस पर आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री लाइव पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच।